Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 22nd of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 22 जनवरी 2022 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं, यहां तक पहुंच चुके हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और हमेशा की तरह आज भी हम लोगों ने टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक्स का। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं। खास बात तो यह है ये वीडियो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगा। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कवर करते हैं जो कि डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ जितने भी आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आर्टिकल होते हैं, उसमें से आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल सकते हो और अपने मेंस में यूज़ कर सकते हो। फिर वीडियो के लास्ट में हम लोग वन वर्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं, मतलब कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैं आपके साथ ये वन वर्ड क्वेश्चंस को शेयर करूंगा, इन सभी के आंसर्स इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो लास्ट में इसको सॉल्व करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व कर पाया हूँ। देखो इन वन वर्ड क्वेश्चंस को लगाने का सिर्फ और सिर्फ मेन पर्पस बस इतना ही है कि आप वीडियो को अच्छे से सुनो और लास्ट में इनको सॉल्व करो। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले वन वर्ड क्वेश्चन की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि डेली बेसिस पर इनका डिस्कशन चलता है। तो मैं कल वाली आंसर कीज आपको बता देता हूं ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे और कितने गलत किए थे। पहला क्वेश्चन कल आप लोगों से पूछा गया था, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, इसको बनाया गया था 1971 में। एग्जैक्टली ये कहां पर लोकेटेड है? तो स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में, यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंटरनेट स्पीड के बारे में, कल हमने डिस्कशन किया था और इसी के चलते तहत मैंने आपसे पूछा था जो 5G इंटरनेट स्पीड आ रही है इसके अंदर मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? वो है 20 Gbps की, मतलब गीगाबिट्स पर सेकंड की। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंडोनेशिया की एक नई कैपिटल के बारे में चर्चा हो रही है। इंडोनेशिया की सरकार ने एक नए बिल को अप्रूव कर दिया है, ये अपनी नई कैपिटल बनाएंगे जिसका नाम है नुसांतरा। अब बेसिकली जो कैपिटल है ये कौन से प्रोविंस में देखने को मिलेगी? वो है कालीमंतन प्रोविंस। अगला आर्टिकल आपसे पूछा गया था जो ग्रेट रेजिग्नेशन टर्म है, जो कि आज कल के टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। यूएस के अंदर लगभग 7.5 करोड़ लोगों ने रेजिग्नेशन दिया है साल 2021 के अंदर। तो जो टर्म है ग्रेट रेजिग्नेशन, ये किसने दिया है? तो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है एंथनी क्लॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अर्थ का जो टेम्परेचर है साल 2021 के अंदर वो कितना रहा? तो देखो एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग बताया गया कि अर्थ का जो टेम्परेचर है 2021 के अंदर ये ज्यादा बड़ा है, मतलब अर्थ यानी पृथ्वी जो है वो ज्यादा वार्मर हुई है, ज्यादा गर्म हुई है। ये टेम्परेचर अप्रॉक्स 1.1 डिग्री सेल्सियस वार्मर देखने को मिला है, ज्यादा गर्म देखने को मिला है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों ने यहां पर इन सभी के आंसर्स बिल्कुल सही सही दिए होंगे ना। अब क्या करेंगे, हम लोग अपने डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यह है आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है खासकर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से वही बात बोलूंगा, चाहो तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज इसका पीडीएफ मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा ही देता हूं। उस पीडीएफ को डाउनलोड करना और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालकर अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को साथ ही साथ बताता हुआ चलूंगा। अब ये जो आर्टिकल है ये बात करता है फ्रीडम ऑफ मीडिया को लेकर। इसके ऊपर यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, ये फ्रीडम ऑफ मीडिया क्या है, एग्जैक्टली क्यों चर्चा हो रही है, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि आखिरकार ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है, और चर्चा में क्यों है उससे पहले ये जान लो आपके सिलेबस से कैसे रिलेट होगा। तो सिलेबस में जीएस पेपर 2 के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं, फंडामेंटल राइट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि हाल ही में जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, बाय द वे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है क्या? तो देखो इसको बनाया गया था 1978 में और इसका मेन काम है जो हमारा प्रेस फ्रीडम है, जो हमारी मीडिया है उसको प्रोटेक्शन देना, उसको प्रोटेक्ट करना। साथ ही साथ जो हमारे न्यूज़पेपर और मैगजीन होते हैं इनमें एडिटोरियल्स लेके जाते हैं उनके स्टैंडर्ड को और बढ़ाना। तो बेसिकली क्या है, हमारे मीडिया को प्रोटेक्शन देता है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। तो हाल ही में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने क्या किया, अपना एक तरीके से गुस्सा दिखाया, एक तरीके से यहां पर आप कह सकते हो नाराजगी भी दिखाई है। क्यों? क्योंकि
कश्मीर के अंदर जो कश्मीर प्रेस क्लब है उसको शट डाउन कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। अब एक प्रेस क्लब को शट डाउन किया गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा प्रेस है बेसिकली उसको फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है। तो यही मुद्दा है यहां पर कि फ्रीडम ऑफ प्रेस आज के टाइम पर कंट्री के अंदर सही से परफॉर्म नहीं हो पा रहा है। जो हमारे एक तरीके से जर्नलिस्ट होते हैं इनके ऊपर काफ़ी अटैक्स वगैरह देखने को मिलता है, वो सब भी इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली चर्चा में क्यों है आप लोगों को समझ में आ गया कि कश्मीर प्रेस क्लब को बंद किया गया है, इसी वजह से यह आर्टिकल काफ़ी यहाँ पर चर्चा में है पूरे देश भर में। अब हम लोग कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात देखो, जो मीडिया है उसका फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। अब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री आप लोगों को मालूम है, और भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो यहाँ पर मीडिया है वो बिल्कुल फ्री रहे, फ्री टू एक्सप्रेस रहे, अपने आप को बिल्कुल सही से एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। और मीडिया का क्या रोल देखने को मिलता है, वो है फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। मतलब कि जो आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, डिबेट, ये सारी बातें हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए, और मीडिया यहां पर इसको परफॉर्म करने में काफ़ी आगे रहता है। अगर मीडिया नहीं होगा तो इस प्रकार की चीज़ें ये आगे आएंगी नहीं। ठीक है, तो और साथ ही साथ आप कह सकते हो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक की है वो यहां पर सरकार तक नहीं पहुंच पाएगी, या सरकार की बातें पब्लिक तक नहीं पहुंच पाएंगी अगर मीडिया नहीं होगा। तो मीडिया होना जरूरी है, प्लस उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है मीडिया के पास एक फ्रीडम होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि मीडिया अगर कुछ बात बोल रहा है तो सरकार उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए या फिर उनके ऊपर रोक लगाई जाए। तो फ्रीडम ऑफ मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, ये यहां पर इस आर्टिकल के अंदर बताया गया। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो दूसरा पॉइंट यहां पर देखने को मिलेगा, जो एक फ्री प्रेस होता है ये क्या करता है, मतलब एक अगर फ्री मीडिया है तो वो क्या करेगा, ये यहां पर सिटीजन्स को इन्फॉर्म करेगा अपने लीडर्स के बारे में। मतलब जो भी हमारे नागरिक हैं उनको बताया जाएगा उनकी सरकार कैसी है, उनके लीडर्स कैसे हैं, सरकार ने क्या अच्छे काम किए हैं, क्या फेलियर्स है, ये सब आपको मीडिया ही तो बताता है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है मीडिया का। प्लस यहाँ पर जो लोगों की ज़रूरत है, जो आम नागरिकों की ज़रूरतें हैं, उनकी डिज़ायर्स हैं, वो सारी बात सरकार तक पहुँचाता है मीडिया। तो मीडिया का यहाँ पर भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, देखो साथ ही साथ ये ओपन डिस्कशन को प्रमोट करता है, जहाँ पर पूरी तरह से फोकस ये किया जाता है कि जो इंडिविजुअल्स है, जो पर्सन्स है, वो पॉलिटिकल लाइफ में यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, इंडिविजुअल्स यहाँ पर मुद्दे उठाएं, प्लस जो लोग हैं यहाँ पर वो जाने एग्जैक्टली क्या चल रहा है, लीडर्स के बारे में अच्छे से जाने, फिर उसके बाद डिबेट करवाई जाए, अच्छे से कोई भी टॉपिक आता है तो उसके ऊपर एक अच्छा सा डिस्कशन होना चाहिए। ये सब काम इंश्योर करता है हमारा मीडिया, और मीडिया की फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इन्हीं सब कारणों की वजह से। क्लियर हुआ। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो बात करता है मेकिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल। यहां पर जो एक फ्री मीडिया होता है, अगर हमारा मीडिया फ्री है तो वो क्या करेगा, ये करने वाला है कि हमारी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, क्योंकि मीडिया अवेयरनेस फैलाएगा किसके बारे में, सरकार के बारे में। अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे लीडर्स हैं, उनके सक्सेस फेलियर्स के बारे में सारी बातें बताएगा। तो इससे क्या होगा, सरकार और ज़्यादा जिम्मेदार बनेगी और यहाँ पर सही काम करने की कोशिश करेगी। क्लियर हुआ। उसके बाद जो मार्जिनलाइज लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत आप कह सकते हो पीछे रह जाते हैं, उनकी आवाज़ को उठाता है मीडिया। तो ये चीज़ भी देखने को मिलती है। इसी वजह से फ्री मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डेमोक्रेसी का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको नोट डाउन कर लेना अपने पास, जो हमारा एक मीडिया है, मीडिया बेसिकली डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहलाता है। ठीक है, अब आप कहोगे 4 पिलर होते हैं डेमोक्रेसी के। बिल्कुल, डेमोक्रेसी होती क्या है यार, है ना। डेमोक्रेसी में यह है कि जो आप हो, मैं हूं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने चॉइस से वोट देकर अपने लीडर्स को बैठा रहे हैं ऊपर, है ना, अपनी पसंद से। वो डेमोक्रेसी कहलाती है। लेकिन बात करें तो डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं, 4 यहां पर पिलर जिसके ऊपर पूरी की पूरी डेमोक्रेसी टिकी पड़ी है। पहला पिलर कौन सा होता है, तो इसको देखो, पहला होता है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव के अंदर क्या होता है, हमारा पार्लियामेंट वगैरह है जो कि कानून को बनाता है। दूसरा यहां पर पिलर होता है एग्जीक्यूटिव, जो इस कानून को इंप्लीमेंट करता है, लागू करता है। उसके बाद तीसरा होता है हमारा जुडिशल, जो कि इस कानून को अच्छे से चलने में मदद करता है, कि अगर ये कानून बन चुके हैं, अब यहां पर हमारे कानून को पास करने का ये एग्जीक्यूटिव रोल दिखाएगा, प्लस कानून इंप्लीमेंट हो रहे हैं, लागू हो रहे हैं। अब कानून में कोई दिक्कत आती है तो यहां पर वो जुडिशल यानी जुडिशरी या जजेस का काम होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें चौथा पिलर होता है हमारा मीडिया। ठीक है, तो यहां पर इसको ध्यान रखना है। डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स क्लियर हो गए। ये 4 पिलर्स हैं, कौन कौन से, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और उसके बाद है एक मीडिया। तो मीडिया की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्लियर हो गई आपको। देन उसके बाद बात करते हैं, यहां पर हमने ये देखा कि मीडिया के बारे में एग्जैक्टली क्या क्या बात हो रही है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको आज के टाइम पर कितना बड़ा खतरा देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर क्या होता है,
जो मीडिया है उसको फ्री रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया होना जरूरी नहीं है, मीडिया को एक तरीके से फ्रीडम मिले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम देखते हैं सरकार के बहुत सारे प्रेशर्स हो जाते हैं, रेगुलेशंस के नाम पे प्रेशर वगैरह डाल दिए जाते हैं और इसकी वजह से फेक न्यूज़ वगैरह काफ़ी फैल जाती है, तो वो मीडिया फ्री कहलाता नहीं है। उसके बाद कुछ पेड न्यूज़ वगैरह हो जाती हैं, ठीक है, तो एक तरीके से क्या होता है यहाँ पर जो मीडिया है वो बेसिकली बायस हो जाता है, एक तरफ मीडिया को खरीद लिया जाता है, तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम लोग को फोकस किसके तरफ करना है, अनबायस मीडिया की तरफ, जो कि एक तरीके से न्यूट्रल रहे। ठीक है, सरकार के साथ मिले ना, ठीक है, और एक तरीके से जो भी अपना काम है वो फ्रीली करे और बिल्कुल एकदम न्यूट्रल रहे, ना इधर से ना उधर से, एकदम मिड पाथ पर चलने वाला मीडिया देखने को मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर काफ़ी कुछ पेड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी जो है मीडिया कहीं ना कहीं बायस हो जाता है, कहीं ना कहीं फ्री मीडिया की तरफ यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा ये देखने को मिलता है। उसके बाद एक और बहुत बड़ा खतरा ये होता है, जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक होता है। देखो, ये जो जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक है ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही चर्चा नहीं होती है, इसके बारे में दुनिया भर में चर्चा होती है। दुनिया भर में ऐसे अटैक्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करी गई हैं, जैसे कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021, उसके बाद 2020 ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट, ऑटोक्रेटाइजेशन गोज वायरल, तो अलग अलग आपको रिपोर्ट्स देखने को मिलेगी। इसके अंदर भारत की जो रैंकिंग है वो काफ़ी बेकार रखी गई है, मतलब भारत के अंदर जो मीडिया है एक तरीके से वो फ्री नहीं है, ऐसा यहां पर इन रिपोर्ट्स का कहना है। क्लियर हुआ? यहां पे बताया गया और फिर बताया गया क्या होता है, मतलब जब मीडिया को खरीद लिया जाता है, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, पॉलिटिकल पावर्स होती हैं, अच्छे से चीज़ों को आगे डेवलप करके उनको खरीद लेती हैं, तो इससे क्या होता है, मीडिया बायस्ड हो जाता है, एक तरफ हो जाता है, फिर यहां पर जो असली बातें वो बाहर निकल कर आती नहीं है। क्लियर हुआ? ये बातें हो गई मीडिया के बारे में। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रेस फ्रीडम इन इंडिया को लेकर। इंडिया के अंदर प्रेस फ्रीडम को लेकर क्या सिचुएशन है, जो मीडिया है वाकई में इनके पास फ्रीडम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डिसीजन दिए हैं। तो आप देख पाओगे एक केस हुआ था 1950 में, ठीक है, इन केस को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना, और जब भी यहां पर एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन लिखो तो ये कोर्ट्स आप लोग यहां पर ये जो केसेस है इनका यूज कर सकते हो। ये कौन सा केस है, यह है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का। 1950 में एक केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ऑब्जर्व किया और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि देखो, फ्रीडम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रेस के लिए, जो हमारी मीडिया है उसके लिए फ्रीडम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट मतलब आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक फंडामेंटल राइट है आपको ये बताना है। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल 19 की, तो जो हमारा भारत का संविधान है आर्टिकल 19 उसमें देखने को मिलता है, और आर्टिकल 19 गारंटी देता है हम लोगों को कि हम लोग क्या कर सकें, खुलकर बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, ये सारे राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 19 के अंदर ये सारी चीजें मेंशन्ड है। तो होता क्या है, अगर यहां पर फ्रीडम के ऊपर प्रेस के ऊपर अगर यहां पर ये दबाव डाला जाएगा, उनको अगर फ्रीडम नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उनका आर्टिकल 19 वॉयलेट होता हुआ नजर आएगा। हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट पढ़ा था कि जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक्स होते हैं, ठीक है, मीडिया को खरीद लिया जाता है, इस प्रकार की चीजें नजर आती हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर आर्टिकल 19 वॉयलेट होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से लोगों का जो आर्टिकल 19 है वो छीन लिया जा रहा है, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहां पर देखने को मिल नहीं रहा है। क्लियर हुआ? फिर आर्टिकल 19 को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आपका एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ये होगा, क्या हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे पास बिल्कुल फ्रीडम है, हम सारी बातें रख सकते हैं बाहर? देखो, बिल्कुल हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आपको ध्यान से कुछ बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? आप जब भी एक तरीके से कुछ बोल रहे हो तो वो देश के अगेंस्ट में ना हो, ध्यान रखना, ठीक है। अदरवाइज यहां पर कह सकते हो कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर नहीं आता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आप एक तरीके से सही बात ही बोल सकते हो, अदरवाइज यहां पर जो एक तरीके से ये आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स को एक्सेप्शन में डाला गया है, ठीक है। आप अगर कुछ भी बोल रहे हो तो ध्यान रखना है वो कंट्री के सॉवरिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, स्टेट की सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, या फिर अगर आप कुछ बोल रहे हो तो उससे हमारे फ्रेंडली कंट्री के साथ रिलेशंस खराब नहीं होने चाहिए। मतलब कि मान लो इंडिया यूएस के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं और आपने कुछ ऐसा भड़काव स्टेटमेंट दे दिया जिसकी वजह से कंट्री में प्रॉब्लम चली और कंट्री में लोग बात कर रहे हैं कि यूएस के अगेंस्ट में यहाँ पे नारे वगैरह लग रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें नजर आ रही हैं। तो इससे क्या होगा, यूएस इंडिया के रिलेशंस खराब होंगे। तो ऐसी बातें भी नहीं बोलनी है। पब्लिक ऑर्डर का हमेशा ध्यान रखना है, पब्लिक ऑर्डर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ध्यान रखना है, किसी को डिफेम नहीं करना है। प्लस उसके बाद यहाँ पर किसी ऑफेंस के प्रति अपना एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें बोली गई हैं, तो आपको कुछ भी बोलना है ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही कुछ ना कुछ बोलना है। तो क्लियर हुआ, आर्टिकल 19 के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया।
आई होप आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। अब देखो, जब भी हम लोग प्रेस के बारे में, फ्रीडम के बारे में बात करते हैं तो एक बॉडी काफ़ी चर्चा में आती है, क्योंकि मैंने इस बॉडी को इंक्लूड किया है क्योंकि प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। अभी जितना भी डिस्कशन किया है वो आपको मेंस में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, ये वीडियो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगा। तो देखो, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में काफ़ी चर्चा होती है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? ये बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको बनाया गया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के अंदर में। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मेन मकसद यही है कि जो हमारा प्रेस है उसकी फ्रीडम को इंश्योर किया जाए, वो फ्री रहे, प्लस जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं प्लस न्यूज़ एजेंसीज है इनके स्टैंडर्ड को रेगुलरली इंप्रूव करने का काम करता है ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ? और एक क्वेश्चन अब ये भी आता है, क्या हम लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं उठा रहे हैं? देखो, बिल्कुल इनिशिएटिव उठाया जाता है, लेकिन आप देख पाओगे इंटरनेशनल लेवल पर हम देखें तो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। एक क्या, बहुत सी रिपोर्ट्स आती हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर। जैसे यहां पर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। अब आप कह सकते हो ये पेरिस बेस्ड एक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर है, यहां पर ये हर साल पब्लिश करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। और पता है इसके अंदर क्या दर्शाया जाता है? इसके अंदर बताया जाता है कि दुनिया भर में कौन कौन से देश हैं जहां पर जो प्रेस है, जो मीडिया है वो फ्री है, ठीक है, उनको खुलकर बोलने की आज़ादी है। अगर जिस देश के अंदर ये आज़ादी कम होगी उसकी रैंक नीचे रहेगी, और जिस देश के अंदर वहां के प्रेस को आज़ादी ज़्यादा रहेगी उसकी रैंक डेफिनेटली ऊपर रहेगी, जैसा हर एक इंडेक्स या किसी भी रिपोर्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें इसी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 के अंदर भारत की कितनी रैंक है? भारत की यहां पर 180 कंट्री में से 142 रैंक देखने को मिली है। तो अगेन आप कहोगे काफी ज्यादा बेकार रैंक है, हम लोग काफी नीचे यहां पर आ रहे हैं इस पूरे पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर। तो इसके बारे में ध्यान रखना है, आपसे वनडे एग्जामिनेशन में इस रैंक के बारे में पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो, क्लियर हो चुकी हैं, अच्छी से बातें क्लियर हो चुकी है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और 2000 तक का टारगेट आपको पहुंचाना है आज, और फटाफट 2000 को क्रॉस करवा दो। देखो, जो अगला आर्टिकल है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात की गई है हंगर इन इंडिया के अंदर पर। भारत के अंदर जो हंगर, जो भुखमरी है, ये सिचुएशन काफ़ी बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्वेश्चन पूछा, क्या वाकई में भुखमरी बढ़ी है? तो सरकार यानी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इनका कहना यह है भुखमरी की सिचुएशन ज़्यादा है नहीं कंट्री के अंदर, मतलब लोगों की जान भुखमरी से नहीं गई है। तो मतलब अपने आप में ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि हर एक जो रिपोर्ट आ रही है, चाहे आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स देख लो, भारत की रैंक वहां पे बहुत बेकार है। भुखमरी की वजह से यहाँ पर काफी से लोगों की जान जा रही है और सरकार मना कर रही है कि भुखमरी कंट्री के अंदर नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सा क्रिएट हो गया है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो ये जान लो ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट होगा। तो जीएस पेपर 2 एंड 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। सिलेबस के अंदर आपको वेरियस टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर हम लोग यहां पे बात करें कि ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ, यूनियन गवर्नमेंट ने हमारी सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि हमारे देश में जो डेथ है वो स्टारवेशन की वजह से नहीं हुई है, भुखमरी की वजह से किसी की भी मौत नहीं हो रही है, ऐसा यहां पर सरकार ने बोला। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर चर्चा हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। अगर देश में भुखमरी की वजह से मौत नहीं हो रही है तो ये बताओ कि हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये जो रैंकिंग है ये इतनी डाउन कैसे हुई, है ना। तो उसको हम लोग आगे भी देखेंगे। फिलहाल तो अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाला गया, याचिका जारी करी गई। ठीक है, अब ये पिटीशन किस चीज़ को लेकर था? पिटीशन इस चीज़ को लेकर था कि जो स्टारवेशन डेथ है, यानी भुखमरी की वजह से यहाँ पर डेथ हो रही है लोगों की, ठीक है, इसकी वजह से लोगों का जो राइट टू लाइफ है वो वायलेट हो रहा है। क्योंकि आपके पास, मैंने बताया, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें राइट टू लाइफ भी आपके पास, राइट टू डिग्निटी है, आपके गौरव का यहाँ पे आप कह सकते हो उल्लंघन हो रहा है, या राइट टू लाइफ का एक तरीके से वॉयलेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को खाना प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा है, ऐसा बताया गया। फिर उसके बाद जिन लोगों ने पिटीशन डाला था उन्होंने यहाँ पर यह भी बोला कि अगर ऐसी सिचुएशन देश में हो रही है तो इसके लिए आपको कम्युनिटी किचन बनाना चाहिए। ठीक है, कम्युनिटी किचन देश भर में बनाओ, पूरे इंडिया में ये किचन्स बनाओ, जहां पर क्या होगा, जो गरीब लोग होंगे या फिर जो भूखे सो रहे हैं, ठीक है, उनको हम लोग हेल्प कर सकें, उनको हम लोग 2 वक्त का खाना दे सकें। और ये कम्युनिटी किचन कोई नई बात नहीं है, आज के टाइम पर बहुत सारे राज्यों के अंदर ये कम्युनिटी किचन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि राजस्थान के अंदर नाम है अन्नपूर्णा रसोई करके, ठीक है, उसके बाद कर्नाटक के अंदर इंदिरा कैंटीन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश में भी ऐसा देखने को मिलेगा, झारखंड में भी देखने को मिलेगा। तो अलग अलग कैंटीन्स, रसोई ये बनाई गई हैं स्टेट लेवल पर। तो अब जरूरत है हम लोग एक नेशनल लेवल पर भी इस प्रकार की एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो एक बॉडी बनाए जो कि लोगों के ऊपर ध्यान दे और जो भुखमरी है बेसिकली उसको कंट्री के अंदर खत्म करने में मदद करे। तो ऐसा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें सुनी। अब सुनने के बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया, क्या बोला, उसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार से पहले क्वेश्चन तो ये पूछा, क्या
किसी की डेथ हो रही है तो हमारी केंद्र सरकार ने बोला नहीं, किसी की भी डेथ नहीं हो रही है भुखमरी से। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद बताया देखो डेथ तो हो रही है, और उसका करना क्या है, करना यह है कि पॉसिबल जितना भी हो पाए आप कम्युनिटी किचन स्कीम को आगे बढ़ाओ। ठीक है, मतलब अभी तो स्टेट लेवल पर बहुत सारी राज्य सरकारों ने यह स्कीम चलाई है, जहां पर एक स्टेट लेवल पर एक किचन बनाया गया है, जहां पे लोगों की भूख के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, उनको खाना वगैरह, जो भी यहां पर पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, जो यहां पर खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ऐसा जो कम्युनिटी किचन है, ये स्कीम आप स्टेट लेवल पर चलाओ। ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप एक नेशनल फूड ग्रिड बनाओ। नेशनल लेवल पर एक, आप कह सकते हो पूरे कंट्री लेवल पर आपको एक स्कीम चलानी पड़ेगी, एक फूड ग्रिड बनाना पड़ेगा, जहां पर हम लोग पूरे देश भर में देख सकें कि हाँ कौन कौन लोग हैं जो कि एक तरीके से भूखमरी से जूझ रहे हैं। ठीक है, उनकी हालत काफ़ी बुरी हो चुकी है, तो उनको हम लोग रिवाइव कर सकें, उनको हम लोग एक तरीके से सपोर्ट दे सकें। तो ये बेसिकली यहाँ पर मेन मकसद रहा है सुप्रीम कोर्ट का। ये मुद्दा आपने समझ लिया कि आज के टाइम पर करंट इशू यानी करंट अफेयर में क्या क्या चल रहा है। अब बात करते हैं इंडिया के अंदर हंगर को लेकर क्या सिचुएशन है। आपको ये मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो जो भी डेटा बता रहा हूं उसको अपने पास नोट डाउन करके रखना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कुछ डेटा के अकॉर्डिंग, तो फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2018 की ही रिपोर्ट है, जिसने बताया कि देखो आज के टाइम पर भुखमरी बहुत ज़्यादा है। भुखमरी से ज़्यादा एक परेशानी आती है अंडर नॉरिश की। अंडर नॉरिश क्या होता है, मतलब बच्चे का नॉरिशमेंट नहीं हो पा रहा है। जब उसको एक अच्छा पोषण भरपूर खाना नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली उसके बॉडी के अंदर नरिशमेंट नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, अब क्या है, उसकी बॉडी आगे डेवलप नहीं हो पा रही है। तो ये जो अंडर नॉरिशमेंट है, ये कंट्री के अंदर क्या दुनिया भर में बहुत ज्यादा स्तर पर बढ़ चुका है। इंडिया के अंदर बात करें तो जो अंडर नॉरिशमेंट है ये 14.8% आपको देखने को मिलेगा, और बोला गया ये पहले से इंक्रीज हुआ है। मतलब ये भुखमरी या फिर अंडर नॉरिशमेंट ये पहले से इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। अंडर नॉरिशमेंट के साथ एक वर्ड आता है माल न्यूट्रिशन, वो सब आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल उसके बाद और क्या बताया गया, और ये बताया गया देखो एक और हमारा सर्वे है नेशनल हेल्थ सर्वे। अब नेशनल हेल्थ सर्वे 2017 का वो ये बताता है कि लगभग 19 करोड़ लोग हमारे देश में हर रात खाली पेट सोते हैं, उनको खाना नहीं मिल पाता। तो ये सिचुएशन आज के टाइम पर कंट्री के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद बताया गया इसी रिपोर्ट के थ्रू कि लगभग 4500 मतलब 4500 बच्चे हर रोज डेथ हो जाती है उन लोगों की, और ये जो बच्चे हैं ये 5 साल से कम उम्र के हैं। और डेथ किस कारण की वजह से हो रही है, हंगर या माल न्यूट्रिशन की वजह से। मतलब उनको खाना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, या फिर खाना मिला भी है तो उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन था नहीं, उसके अंदर कोई पोषण था नहीं। अब पोषण नहीं है तो वो खाना खाने का भी कोई फायदा होगा नहीं, बॉडी के अंदर कोई भी डेवलपमेंट नजर आएगा नहीं। ठीक है, तो इसी की वजह से आप कह सकते हो लगभग इतने सारे बच्चों की भी डेथ हो रही है, हर रोज डेथ हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पे बताया गया हर साल लगभग 3 लाख से ज्यादा बच्चों की डेथ हो रही है सिर्फ और सिर्फ इस हंगर की वजह से। तो हंगर अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अगर मेंस में क्वेश्चन आए कि हाँ हंगर क्या एक प्रॉब्लम है, बिल्कुल, तो ये चीजें आपको डेफिनेटली लिखनी होंगी। फिर उसके बाद यहां पे बताया इंडिया की रैंक के बारे में। देखो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2021 वाला, इसके अंदर बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो 101 पोजीशन पर आ चुकी है। तो मतलब आप कह सकते हो 116 कंट्री में से इंडिया की रैंक 101 है। तो आप अपने आप में इमेजिन कर सकते हो भारत इस रैंक के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर, इस इंडेक्स के अंदर कितना ज्यादा नीचे आ रहा है। ठीक है, हालांकि पहले भारत की रैंक अच्छी हुआ करती थी, 94 हुआ करती थी। अब उसमें बाद 2021 के अंदर देखें तो इंडिया की रैंक और ज्यादा डाउन हो चुकी है। भारत यहां पर इस इंडेक्स के अंदर और ज्यादा नीचे आ चुका है। क्लियर हुआ, क्योंकि यहां पर भुखमरी इंक्रीज हो रही है, और सरकार क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट से कि भुखमरी नहीं बढ़ रही है। यही यहां पर मुद्दा समझाने की कोशिश की गई। उसके बाद बताया कि आज के टाइम पर जो माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन मतलब बच्चों को सही से पोषण नहीं मिला, पोषण भरपूर खाना नहीं मिला, इसको हम लोग बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, जिसको आप लोग कुपोषण भी बोलते हो। ठीक है, अब ये जो माल न्यूट्रिशन क्यों इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज होने का पीछे का पहला रीजन है कैलोरिक डेफिशिएंसी। बच्चों को प्रॉपर कैलोरीज नहीं मिल रही है। ठीक है, अब कैलोरीज क्या है, जो भी आप लोग फूड खा रहे हो उसमें कैलोरीज है, कार्ब्स, फैट्स, ठीक है, और प्रोटीन सब ले रहे हो, यहाँ पर कैलोरीज इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो होगा क्या, आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है मान लो यहाँ पर 1500 कैलोरीज या फिर 2000 कैलोरीज। ठीक है, और बॉडी को कितना मिल रहा है, 400 कैलोरी, 500 कैलोरी। तो क्या बॉडी का डेवलपमेंट होगा? आप अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से खा रहे हो? बिल्कुल नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैलोरी डेफिशिएंसी। तो कैलोरी डेफिशिएंसी की वजह से भी क्या हुआ है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम है प्रोटीन हंगर। देखो प्रोटीन लोगों के पेट में नहीं पहुंचा, एक तरीके से आप कह सकते हो लोगों के बॉडी में प्रोटीन नहीं पहुंचा, और प्रोटीन इनटेक लोगों का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग देखें
तो देखो प्रोटीन रिच फूड की बात करें तो उसमें पल्सेस आता है, दाल होती है, दाल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। अब दाल से हम लोग इस भुखमरी को, ये जो प्रोटीन हंगर है, इसको हम लोग रोक सकते हैं, लेकिन हमने प्रॉपर बजट ही अलोकेट नहीं किया इस दाल के लिए। अगर हम लोग प्रॉपर बजट लेकर आते और इस भुखमरी को रोकते, और प्रोटीन हंगर को तो डेफिनेटली रोका जा सकता था लोगों को ये दालें प्रोवाइड करवा कर, या फिर जो मिड डे मील्स स्कीम्स होती हैं, बच्चों को स्कूल में खाना प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पर बच्चों के मील्स के अंदर हम लोग अंडे दे सकते हैं, एग्स दे सकते हैं, क्योंकि एग्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता था, इससे ये हो सकता था जो बच्चों का प्रोटीन लॉस्ट है हम लोग उसको इंप्रूव कर सकते थे। देखो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, या आप लोगों को भी ध्यान रखना है अपने डेली डाइट के अंदर प्रोटीन यहाँ पर इनफ मात्रा में लेना है, ठीक है। इनफैक्ट आपका जितना बॉडी वेट है उसके हिसाब से पर बॉडी वेट के हिसाब से पर ग्राम तो लेना चाहिए। जैसे कि मान लो 70 ग्राम्स यहाँ पर आपका, मतलब 70 किलोग्राम आपका बॉडी वेट है, तो लगभग 70 ग्राम से तो ऊपर ही यहाँ पर प्रोटीन लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हमें प्रोटीन मिल नहीं पाता है ज़्यादातर, ठीक है, खासकर वेजिटेरियंस को। नॉन वेजिटेरियंस को यहाँ पे एक बार चिकन खा लेंगे, चिकन में काफ़ी रहता है, उसके बाद यहाँ पर एग्स में काफ़ी रहता है, लेकिन वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन बहुत मुश्किल से मिल पाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है और अपनी बॉडी के अंदर भी बिल्कुल प्रोटीन जरूर डालना है डेली बेसिस पर। प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आहार देखने को मिलेगा जो कि आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए प्लस ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, मसल्स डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद ये चीज़ें देखने को मिली, और तीसरी चीज़ क्या देखने को मिलती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अब क्या होता है, देखो ये तो प्रोटीन हो गया, उसके बाद यहां पर चर्चा हो गई किसके बारे में, कैलोरी डेफिशिएंसी के बारे में। इसको आपको पूरा करना पड़ेगा, ये मेजर कारण है जिसकी वजह से कंट्री के अंदर कुपोषण बन रहा है, ठीक है। अब तीसरा बहुत मेजर कारण है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। देखो यहां पर माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे में बात हो रही है। पहली बात तो लोगों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हेल्दी फैट ही नहीं मिल पा रहा है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे। देखो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है इसके अंदर हम लोग मल्टी वाइटामिन्स जो वगैरह बोलते हैं वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर होते हैं, ठीक है, जो मल्टी वाइटामिन्स वगैरह होते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया लोगों को वाइटामिन्स प्रॉपरली मिल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद और ही बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भुखमरी आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जैसे कि प्रॉपर पानी पीने का नहीं है, ठीक है, या फिर प्रॉपर साफ सफाई नहीं है, स्पेशली टॉयलेट्स वगैरह साफ सफाई में देखने को मिलेंगे नहीं। प्लस लोगों का जो इम्यूनाइजेशन लेवल है वो काफ़ी डाउन है, या फिर वुमेन के पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं इस भुखमरी को बढ़ाने में। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने सारी चीज़ें भुखमरी के रिगार्डिंग बता दी है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखो अब एक क्वेश्चन आता है, क्या सरकार भुखमरी को खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। देखो सरकार के थ्रू बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, ध्यान से सुनना कौन कौन से स्टेप हैं। पहला स्टेप है यहां पर ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है FSSAI के थ्रू, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर पोषण अभियान है, पोषण अभियान को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू, जहाँ पर हम लोग फोकस रखते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट हो, जो अंडर न्यूट्रिशन है उसको खत्म करें, एनीमिया को खत्म करें और बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर काम करें। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आपको देखने को मिलेगा, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको यहाँ पर लागू किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। यहाँ पर भी मेन मकसद है कि बच्चों को प्रॉपरली खाना मिले। उसी प्रकार से फूड फोर्टिफिकेशन का इनिशिएटिव है, यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, खाने में कुछ एक्स्ट्रा विटामिन, मिनरल, आयोडीन, आयरन, जिंक, विटामिन A, D इनको ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। खाने में इनको ऐड कर दोगे तो इनकी जो वैल्यू है, इनका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। क्लियर हुआ। उसके बाद सरकार यहाँ पर एक स्कीम और चलाती है, एक इनिशिएटिव है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। यहाँ पर ही मेन मकसद है ये फूड प्रोवाइड किया जाए। मिशन इंद्रधनुष देखने को मिलेगा, मिशन इंद्रधनुष के अंदर यहाँ पे टारगेट किया गया है बच्चों को जिनकी उम्र 2 साल से कम उम्र की है, कि उनको प्रॉपर वैक्सीन मिले, उनको उनकी जो इम्यूनाइजेशन पावर है वो प्रॉपरली आगे डेवलप रहे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, उसके बाद आप देख पाओगे एक इनिशिएटिव आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम का, इसको लॉन्च किया गया था 1975 में। ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है ये बेसिकली यहाँ पर ऑफर करता है लगभग यहाँ पर बच्चों को एक प्रॉपर खाना मिले, या फिर बच्चों के साथ साथ जो प्रेग्नेंट वीमेन है या फिर लैक्टेटिंग मदर्स हैं, इनको प्रॉपरली यहाँ पर इस डेवलपमेंट स्कीम के अंदर कवर किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज सोसाइटल इश्यूज बहुत सारे हैं। यहाँ पे चर्चा की गई है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के बारे में, प्लस जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रॉब्लम है भारत के अंदर, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करने की काफ़ी हद तक आवश्यकता है। ये आर्टिकल आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस प्लस इश्यूज रिलेटेड टू SCs एंड STs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हमारी यूनियन कैबिनेट ने एक स्कीम को अप्रूव किया है।
उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। ठीक है, इसका जो टेन्योर, इसका जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, उसको बढ़ा दिया गया है 3 साल के लिए। मतलब अभी मार्च 2022 से और आगे तक इसको 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन यह है, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है? देखो, मैनुअल स्कैवेंजिंग के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को रखा जाता है और उनसे जो पब्लिक स्ट्रीट्स होती है, पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, या फिर जो गटर वगैरह होती है, ड्राई लैट्रिन्स होती हैं, सेप्टिक टैंक्स होते हैं, गटर्स होती हैं, इन सबको साफ करवाया जाता है। और इन सबको साफ करते करते बहुत सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स की डेथ हो जाती है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पर बोला गया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और उसके लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर भी यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए भी यहां पर एनसीएसके स्कीम चलाई गई है। एनसीएसके क्या है? नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। ध्यान रखना, अब मैं आपको इस बॉडी के बारे में बता देता हूं। जो ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1993 में, और ये एनसीएसके एक्ट 1933 के अकॉर्डिंग यहां पर इसको बनाया गया था। ध्यान रखना इसके बारे में। और बेसिकली क्या होता है, इस कमीशन का मेन काम होता है कि सरकार को रिकमेंडेशन देना कि हम लोग किस प्रकार से सफाई जो कर्मचारीज हैं उनके वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं, उनको और डेवलप कर सकते हैं। तो इस स्कीम का मेन काम यही है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये इसका मेन वर्क होता है। आप देख पाओगे जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है वो इस प्रकार से नजर आती है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स, जो कि यहाँ पर जो एक तरीके से पब्लिक ड्राई लैट्रिन्स वगैरह देखने को मिलता है, सेप्टिक टैंक्स होते हैं, इसकी सफाई करते हैं। क्लियर हुआ? अब उसका बताया गया कि देखो यहां पर क्या होता है, ये जो कमीशन है इसका मेन काम क्या है, सब चीजों को अच्छे से स्टडी करना, स्टडी करने के बाद यहां पर सरकार को बताना कि भाई आप ऐसे काम करो, और हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे काम करके जो सफाई कर्मचारी हैं इनकी हेल्प कर सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं, प्लस मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोक सकते हैं। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको इस कमीशन के बारे में बताया। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। देखो, ये जो एनसीएसके है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें, साल 2020 का एक डेटा है, वो डेटा बताता है लगभग 631 पीपल है, लगभग 631 लोग हैं हमारे कंट्री के अंदर जिनकी जान गई है। कैसे जान गई? वो लोग यहां पर सेप्टिक टैंक को साफ कर रहे थे, ड्राई लैट्रिन्स को साफ कर रहे थे। पिछले 10 सालों में इतने लोगों की जान गई है। पिछले 10 सालों में 631 लोगों की जान गई है, ये सारा काम करते करते। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन लोगों को प्रोटेक्शन दी जाए। क्या इनकी जान नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि इन लोगों को प्रोटेक्शन देने का काम करना चाहिए, ये बताया गया। उसके बाद जो 2019 का डेटा यहां पर देखने को मिलेगा, ये बताया गया 2019 में भी जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की डेथ हुई है ये बहुत ज़्यादा हाई हुई है। मतलब ये गटर साफ वगैरह करते करते यहां पर डेथ हुई है। और 2019 में बताया गया कि पिछले 5 सालों के अंदर ये डेथ रेगुलरली इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो आप कह सकते हो ओवरऑल डेटा ये बताता है पिछले 5 से 10 साल में बहुत सारी डेथ हुई हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स की। तो इसको रोकने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्या रोकने के लिए हम कुछ काम नहीं कर रहे? कर रहे हैं। अब रोकने के लिए कौन कौन सी स्कीम है? एक स्कीम है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। एट्रोसिटीज क्या होता है? अत्याचार। तो अत्याचार को रोकने का यहाँ पर ये काम करता है। ये बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को हम लोगों ने लेकर आए, और लेकर आने का मेन मकसद ये था कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है, जो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, इनको एक प्रोटेक्शन मिले। प्लस अगर मान लो यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजर्स को कोई भी इस काम में इन्वॉल्व करवा रहा है, इस काम में भेज रहा है, तो उसको रोका जाएगा। प्लस मैनुअल स्कैवेंजर्स को एक प्रोटेक्शन दी जाएगी, उनको इस काम से फ्री किया जाएगा। क्लियर हुआ? उसी के बाद यहां पर एक आता है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। देखो, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू। वर्ल्ड टॉयलेट डे को हमने ऑब्जर्व किया है 19 नवंबर को। तो ध्यान रखना, एक बात आपको और जानने को मिल गई है, वर्ल्ड टॉयलेट डे को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं नवंबर में। ठीक है, अब क्या हुआ, इसी दिन यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को लॉन्च किया, और इसमें बोला कि मान लो चलो कहीं पर मैनुअल स्कैवेंजर की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, जो मैनुअल स्कैवेंजर है कि यहाँ पर भाई इनको गटर साफ करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ी है। तो क्या होगा, उनको प्रॉपर गियर, ऑक्सीजन टैंक्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्रॉपर उनको किट्स वगैरह दी जाएंगी, ताकि वो लोग यहाँ पर ऐसे उस गटर के अंदर ना घुसें, क्योंकि ऐसे घुसने से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस, टॉक्सिक गैसेस यहाँ पर उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी बड़ा खतरा बन सकती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद यहां पर एक और इनिशिएटिव में आता है सरकार के थ्रू, वो है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये भी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी आपको ये देखने को मिलेगी। इसका मेन काम भी यही है, मैनुअल स्कैवेंजर्स को अपलिफ्ट करना, उनको आगे लेकर आना, उनको इस पर्टिकुलर एरिया से निकालना और दूसरे काम में इन्वॉल्व करना, ताकि इनका डेवलपमेंट भी हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 2014 के अंदर। 2014 में सुप्रीम कोर्ट एक बात बोलता है, ये बोलता है कि देखो 1993 से जितने भी लोगों की जान गई है इस मैनुअल स्कैवेंजिंग के अंदर, उन सब का डेटा लो, और डेटा लेने के बाद उनकी फैमिलीज को कंपनसेट करो, 10 लाख रुपए तक पैसा प्रोवाइड करवाओ, ताकि उनकी फैमिली को एक सपोर्ट मिले।
प्लस मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए हमने और क्या काम किया है, और है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। इस एक्ट को लेकर आए थे ताकि अगेन हम लोग इस मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोक सकें और लोगों को हम लोग आगे सपोर्ट कर सकें। अगर मान लो कहीं पर जरूरत पड़ भी रही है कि हाँ उनको सेप्टिक टैंक साफ करना है, तो उसके लिए उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाए जाएं। प्लस हम लोग कुछ ऐसे लेटरिन्स का कंस्ट्रक्शन करें जो कि एक तरीके से बिल्कुल साफ रहें। ठीक है, ये यहां पर बोला गया। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको मैनुअल स्कैवेंजर्स के बारे में बताया। तो मैनुअल स्कैवेंजर कितनी बड़ी प्रॉब्लम भारत के अंदर, मैंने आपको सारा डेटा बताया। पिछले 5-10 सालों में बहुत सारी डेथ हुई है, प्लस कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, लेकिन स्कीम्स आज के टाइम पर सक्सेसफुली नहीं हो पा रही हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि हमें इन स्कीम्स के ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा जोर देना पड़ेगा ताकि ये स्कीम्स अच्छे से इंप्लीमेंट की जा सकें और हम लोग मैनुअल स्कैवेंजर्स को वाकई में बचा सकें। अब डेटा तब अच्छा आएगा जब यहाँ पर कोई भी डेथ नहीं होगी मैनुअल स्कैवेंजर की। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि हाँ ये मैनुअल स्कैवेंजर्स की जो प्रॉब्लम है ये खत्म हुई है, जब यहाँ पर किसी भी मैनुअल स्कैवेंजर की डेथ होगी नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में चर्चा की गई है काउंटर प्रोडक्टिव हाई टैरिफ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्यूज में क्यों है? क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है? ध्यान रखना इस बॉडी का नाम, इसका नाम है आईसीईए, इंडियन सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन इसका नाम है। तो आईसीए ने यहां पर बताया कि जो इंडिया की पॉलिसी है, इंडिया ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के इंपोर्टिंग के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। मैं आपको समझाता हूं। मान लो यहां पर आप कह सकते हो ये इंडिया हुआ और इधर आपको मान लो चाइना हुआ। ठीक है, चाइना हम लोगों को बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भेज रहा है। ठीक है, अब चाइना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। एक्सपोर्ट कर रहा है मतलब इंडिया इसको इंपोर्ट कर रहा है ना, इंडिया अपने कंट्री में इसको ले रहा है। अब इंडिया जब इंपोर्ट कर रहा है तो इंपोर्टिंग करते करते हमने इन प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारे टैरिफ लगा दिए हैं। अब इन टैरिफ लगाने की वजह से ये प्रोडक्ट हमारी कंट्री में महंगे हो जाएंगे। तो इंडिया ऐसा ही कर रहा है। तो इस रिपोर्ट का कहना यह है, इंडिया जो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस, बहुत सारे चार्जेस, बहुत सारा टैरिफ लगा रहा है इस इंपोर्ट के ऊपर, वो इंडिया के लिए खुद खतरा पैदा हो सकता है। तो इंडिया को इससे थोड़ा सा हटना पड़ेगा, ये यहां पर ये रिपोर्ट बताती है। क्लियर हुआ? आगे हम समझेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में। तो आज के टाइम पर पहले एक डेटा देखो। डेटा ये बताता है कि हमारे कंट्री में जो भी सामान आता है हम उसके ऊपर कितना कितना टैक्स चार्ज करते हैं। ये जो ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है ना, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर है। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर हम लोग 68% टैक्स चार्ज करते हैं, टैरिफ चार्ज करते हैं। तो अपने आप में देख पाओगे ये शेप बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं। अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में। ये जो हाई टैरिफ है, बेसिकली जो इंडिया है, इंडिया ने हाई टैरिफ को अडॉप्ट किया। हमने बहुत सारे चार्जेस, बहुत सारे टैक्सेस लगाए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर। जब हमारे कंट्री के अंदर वो प्रोडक्ट आ रहा है, हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करते हुए उस पर बहुत सारे चार्जेस लगा रहे हैं। तो अपने आप में एक कंसर्न वाली बात है। ठीक है, कंसर्न वाली बात क्या है मैं आपको बताता हूं। हालांकि आप लोगों का कहना होगा ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडिया। क्यों? क्योंकि इससे माना जाएगा कि हम लोग अपने कंट्री का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जो बाहर से सामान आ रहा है उस पर तो हमने काफ़ी सारे चार्जेस लगा दिए, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और हम अपने कंट्री का जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सही बात है, और ऐसा बहुत सारे देशों ने किया है। लेकिन इंडिया ने कुछ हद से ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है कि आने वाले टाइम पर ये प्रॉब्लम में क्रिएट हो सकता है। इस रिपोर्ट का कहना यह है कि देखो, शॉर्ट टर्म के लिए तो सही है, शॉर्ट टर्म में आप पैसा कमा लोगे, शॉर्ट टर्म में आपने टैक्स चार्ज किया, पैसा कमा लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, वो कंपनी फिर आएगी नहीं इंडिया के अंदर। ठीक है, वो कंट्री यहाँ पर, वो जो कंपनी है बेसिकली वो इंडिया के अंदर आएगी नहीं, वो दूसरे कंट्री में जाना ज़्यादा पसंद करेगी। ये यहाँ पर बोला गया। तो ये आपको जो टैरिफ, हाई टैरिफ लगाया है आपने, उसको थोड़ा सा कम करने की आवश्यकता है, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है। अगर हम लोग इंडिया और दूसरे नेशंस को कंपेयर करें, देखो ये काम सभी देश करते हैं, सभी लोग यहाँ पर इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाते हैं। भारत यहाँ पर लगाता है, भारत के साथ साथ सभी देश लगाते हैं, लेकिन भारत कुछ ज़्यादा लगा रहा है, वो एग्जैक्टली यहाँ पे बताया गया। ठीक है, अब इससे होता क्या है, देखो होगा क्या, मैं आपको समझाता हूँ। आप कहोगे बहुत अच्छा हो रहा है, इससे यहाँ पर एफडीआई वगैरह आएगा। कैसे आएगा कि मान लो कोई कार है इंडिया के अंदर आ रही है, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने उस कार को हमने उसके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगा दिया। ठीक है, अब वो कंपनी सोचेगी कि हम लोग या क्या कर रहे हैं, ये कार जाकर और ज़्यादा महंगी बिक रही है, इससे अच्छा हम अपनी कंपनी को लगा देते हैं इंडिया के अंदर, कंपनी लगाएंगे, वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो आप कह सकते हो ये काम देखने को मिलेगा, इससे भारत के अंदर एफडीआई का, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में ये उल्टा हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। इस रिपोर्ट ने बताया कि चाइना की बात करें तो 1980 से चाइना ने बहुत कुछ इंप्रूव किया है। वियतनाम की बात करें, वियतनाम ने भी बहुत दबाकर अपना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, इन सब ने एक्सपोर्ट किया, उसके बाद मैक्सिको ने एक्सपोर्ट किया, थाईलैंड ने एक्सपोर्ट किया, लेकिन भारत ने भी एक्सपोर्ट किया। दिक्कत क्या है कि मैक्सिको, वियतनाम, थाईलैंड ने भारत से बाद में शुरू किया था और आज के टाइम पर भारत से आगे निकल चुके हैं।
रीज़न क्या है, ये लोग टैरिफ को बहुत कम लगा रहे हैं, टैरिफ को कम लगा रहे हैं तो कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज का काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। लेकिन इंडिया ने क्या किया है, टैरिफ बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा दिया है। ठीक है, अब टैरिफ बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाने की वजह से थोड़े टाइम तक तो पैसा कमा लेंगे, लेकिन कंट्री फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर अपने लॉस में नहीं जाएगी, कंट्री फिर क्या करेगी, अपनी तरफ से शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरे कंट्री में ज़्यादा पैसा लगाना वो सही समझेगी, जहाँ पर टैरिफ कम लग रहा है वहाँ पे अपना प्रोडक्ट सामान अपना भेजना ज़्यादा अच्छा समझेगी। तो ये यहाँ पर बताया गया कि ये इंडिया को थोड़ा सा इसके अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के बारे में। देखो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर कहाँ पर स्टैंड करता है, तो भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर आज के टाइम पर काफ़ी तेजी से ग्रो हो रहा है। 2023-24 तक लगभग ये इंडस्ट्री 400 बिलियन US डॉलर्स क्रॉस कर जाएगी, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट आता है। प्लस जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है आज के टाइम पर 2014-15 के अंदर ये लगभग आप कह सकते हो 29 बिलियन डॉलर्स का देखने को मिलता था, और अब ये लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 3-4 सालों में ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा इंडिया, मतलब इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन ज़रूरत है हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर और भी ध्यान रख रहे हैं, दूसरे कंट्री से चीज़ों को मैनेज करके साथ में चलें। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, आई होप आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज का लास्ट आर्टिकल बात करता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आप लोग सीखने वाले हो, GS पेपर 1 के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हुआ क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहाँ पर सिचुएटेड है, ये तोंगा वाला जो आइलैंड है उससे 60 किलोमीटर दूरी पर आपको ये देखने को मिलेगा। तोंगा वाला वही रीजन है जहाँ पर एक अभी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, एक ज्वालामुखी फटा था, उस वॉल्केनो का नाम है, उस वॉल्केनो का नाम हंगा तोंगा हुंगा हापई नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको इसके बारे में पता होगा, रिसेंटली मैंने इसके बारे में पढ़ाया भी था। तो इसके की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं रिंग ऑफ फायर के बारे में। पहले एक मैप देखो, ये आप देख पाओगे, ये पूरा वर्ल्ड मैप हुआ। अब इस वर्ल्ड मैप में यहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा, ठीक है, इधर आपको यहां पर US नजर आ रहा होगा, ठीक है, इधर साउथ अमेरिका नजर आ रहा होगा, और ये वाला जो रीजन है पूरा का पूरा ये रिंग ऑफ फायर कहलाता है। ठीक है, अब इस रिंग ऑफ फायर की खास बात क्या है कि दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आपको इसी वाले रीजन के अंदर, इसी वाले पोर्शन में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो रीजन है ना पूरा का पूरा रिंग ऑफ फायर वाला, यहां पर आप कह सकते हो 75% हमारे दुनिया भर के वॉल्केनोज यहीं पर पूरे लोकेटेड हैं। 450 से भी ज्यादा वॉल्केनोज आपको इस पूरे एरिया के अंदर देखने को मिलेंगे, और ये वॉल्केनोज इरप्ट होते रहते हैं, फटते रहते हैं। तो अपने आप में ये जो जगह है ये बहुत ज्यादा एक तरीके से थ्रेट वाली जगह देखने को मिलती है। उसके बाद अगर मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आऊं तो बताया गया रिंग ऑफ फायर के आसपास कौन कौन से एरियाज आते हैं, बोलीविया, चिली, इक्वाडोर, पेरू, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, उसके बाद मैक्सिको, US, कनाडा, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, एंटार्क्टिका, ये सब इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ये सब आपको यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स नजर आ रहे हैं ना, ये सारी कंट्रीज है जो कि यहाँ पर इस रिंग ऑफ फायर के पास आती हैं। यहीं पर आसपास बहुत सारे वॉल्केनोज है, ज्वालामुखी हैं, और आपको तोंगा वाला रीजन भी यहीं पर देखने को मिलेगा, है ना। तोंगा में अभी एक बहुत बड़ा वॉल्केनो इरप्शन हुआ था, और ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर ज्वालामुखी फटते रहते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न है टेक्टोनिक प्लेट्स। और टेक्टोनिक प्लेट्स आपको मालूम होगा इंडिया के दुनिया की पूरी की पूरी अर्थ है, ठीक है, अर्थ के नीचे आपको यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स नजर आते हैं। इन टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, कुछ प्लेट्स आपस में ऐसे मूव करती हैं, ठीक है, आपस में टकराती हैं, और कुछ होती है एक दूसरे से डाइवर्जेंट करती हैं, मतलब पीछे दूर दूर भागती हैं, कुछ होती हैं स्लाइड करती हैं ऊपर नीचे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अब इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स में एक और प्रोसेस होता है सबडक्शन का। क्या होता है, एक प्लेट ना दूसरे प्लेट के नीचे घुस जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वॉल्केनिक इरप्ट होता है। मैं आपको दिखाता हूं। पहली बात मैं आपको डायरेक्टली सबडक्शन पर लेकर चलता हूं। देखो सबडक्शन कब होता है, यहां पर आप लोग एक पिक्चर मैंने आप लोगों के लिए लगा रखा था, हाँ ये वाला पिक्चर आप लोग देख सकते हो। मैंने आपको बताया क्या हुआ, हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स है नीचे, ठीक है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हो गई। होता क्या है, एक प्लेट नीचे धंस जाती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सबडक्शन। जब ये नीचे घुस गई तो मतलब सबडक्ट हो गई। अब ये सबडक्ट हुई तो क्या होता है, यहां पर आप कह सकते हो नीचे ये घुसी, नीचे क्या है, मैग्मा पिघल रहा है, ठीक है, मैग्मा आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा लावा देखने को मिलेगा। तो ये जो प्लेट गई ये भी यहाँ पर पिघल गई, ये सब यहाँ पर पिघलने के बाद, मैग्मा बनने के बाद ये सब यहाँ पर क्या होगा, जब इसका लेवल बढ़ जाएगा तो ये इरप्ट हो जाएगा, ये वॉल्केनो के थ्रू यहाँ पर ये निकल जाएगा, ठीक है, ये वॉल्केनो के थ्रू क्या होगा, ये इरप्शन देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या हुआ, ये प्लेट जो है ये सबडक्ट हुई, ये प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंस गई। अब जब ये प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे घुसी तो ये यहाँ पर मैग्मा में कन्वर्ट हो गई, पिघली, और उसके बाद यहाँ पर ये इरप्ट हो गया, ठीक है, वॉल्केनो में से यहाँ पर ये इरप्शन देखने को मिला। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या,
टेक्टोनिक प्लेट्स सबडक्शनल। सबडक्शन कब होता है? देखो सबडक्शन तब होता है जब टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट होती हैं, प्लस यहाँ पर एक प्लेट पुश करती है एक दूसरे को और एक प्लेट नीचे धंस जाती है और एक प्लेट ऊपर रह जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सबडक्शन। ठीक है, इस मूवमेंट में आप देख पाओगे यहाँ पर क्या होता है? सबडक्शन होता है, प्लस जो प्लेट नीचे घुसी है वो मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने के बाद यहाँ पर वो मैग्मा बन जाती है और फिर उसके बाद वॉल्केनो से वो क्या होता है? मैग्मा निकल जाता है बाहर। इस प्रकार की चीजें यहाँ पर नजर आती हैं। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट्स है वो आपको इस रिंग ऑफ फायर के रीजन, इस रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबडक्शन जोन क्या है मैंने आपको बता दिया। और सबडक्शन जोन अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा सीन है अर्थ के ऊपर, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक सीन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर प्लेट्स कोलाइड भी होती हैं, इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वॉल्केनो इरप्ट होते हैं और इस वाले रीजन में खासकर वॉल्केनो इरप्ट होते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर से देख सकते हो, मान लो यहाँ पर ये ओशन हुआ, ठीक है, इधर यहाँ पर हमारे कॉन्टिनेंटल हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ? ये नीचे आपको दो प्लेट्स देखने को मिल रही हैं, एक प्लेट नीचे घुस गई, ये मतलब सबडक्ट हो गई, ये नीचे धंस गई। ठीक है, अब ये नीचे घुस गई तो ये क्या हुआ? यहाँ पर जब नीचे घुसी, ठीक है, तो ये जो प्लेट है पूरी की पूरी ये भी मेल्ट होगी, पिघलेगी और मेल्ट होने के बाद, पिघलने के बाद क्या होगा? ये वॉल्केनो से इरप्शन होगा। ठीक है, जो वॉल्केनो है यहाँ पर उसमें से एक तरीके से ये लावा निकलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा, वो है कि देखो ओशन प्लेट या फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट, दोनों में से कौन सी प्लेट हैवी होती है? ठीक है, आपको बताना है ओशनिक प्लेट हैवी होती है या फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट हैवी होती है। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी देना। नाउ आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को, सभी आर्टिकल्स को अच्छे से सुना है। नाउ अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन पहला क्या बोलता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? अगला क्वेश्चन, इंडिया की रैंक ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स के अंदर 2021 के अंदर कितनी है? ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू वर्ल्ड टॉयलेट डे पर। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे को हम कौन से मंथ में ऑब्जर्व करते हैं, उस मंथ का नाम बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक रिपोर्ट है, बेसिकली इस रिपोर्ट ने बताया है कि इंडिया आज के टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत सारा टैरिफ चार्ज कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? उस रिपोर्ट का नाम है ICAA। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि देखो ऐसा कौन सा रीजन है जहां पर सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज आपको देखने को मिलता है? दुनिया भर के सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज कहां पर लोकेटेड हैं, उस रीजन का नाम बताना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको पढ़ा है। उस एरिया में लगभग 450 से ज़्यादा आपको वॉल्केनोज देखने को मिल जाएंगे। अब उन सभी के आंसर्स आपको ये अगली वाली स्लाइड्स में मिल जाएंगे। चाहो तो आप लोग इन आंसर्स को रिव्यू कर सकते हो, बट खुद सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।